अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट एंड मैं आपका होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे आज का दिन संडे एंड संडे स्पेशल विलिंग वेज स्टूडियोज़ लाहौर डॉक्टर्स इनक्लेव से ब्रॉडकास्ट करते हैं हम। एंड संडे स्पेशल का जो टॉपिक होता है कि लास्ट वीक में जितने भी हमारे शो होते हैं उनमें से कुछ क्लिप्स हम लेते हैं जिनमें ज़्यादा इंटरेस्ट की बात की हो रही होती है, जिसमें कोई आपकी तरफ से क्वेश्चन रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, जिसे दोबारा डिस्कस करना हम मुनासिब समझते हैं कि एक बार फिर अपनी ऑडियंस को उन क्लिप्स से दिखाएं और उनके मुतालिक थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। तो आज के दिन भी मैं और मेरे साथ डॉक्टर शाह सवार अली मौजूद हैं। वेलकम टू द शो थैंक यू। एंड विल डिस्कस सर्टेन क्लिप्स। एक क्लिप जो फर्स्ट क्लिप है जिसके ऊपर डॉक्टर सदाकत अली ने एंड डॉक्टर सदाकत अली एंड मिस शमाइला ने थोड़ा डिस्कशन किया है कि किस तरह ये अल्कोहलिज़म के अंदर जो मुब्तला पेशेंट्स होते हैं, जो अम, बंदे होते हैं, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में मुश्किलों के साथ सामना करते हैं और वो क्या रोल होता है जो उनकी एनवायरनमेंट और उनके फ्रेंड्स प्ले कर रहे होते हैं इन देयर रिकवरी एंड इन देयर डिजीज़ प्रोग्रेशन एज वेल। किस तरह जो ब्रेन हाईजैक हो जाती है, जो रिवॉर्ड सिस्टम है ब्रेन का वो हाईजैक हो जाता है ड्यू टू अल्कोहलिज्म, कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जो पेशेंट्स चले जाते हैं कि अभी के अभी अगर कोई कोई मिल जाएगा, कोई अच्छी फीलिंग मिल जाएगी तो उसकी तरफ वो एक्शंस लेने की तरफ जाते हैं इंस्टेड के डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ, डिलेड रिस्पांस की तरफ के बाद में जाके उनको कोई अच्छा मिल जाए, कोई बेनिफिट हो जाए, वो कम हो जाता है। तो इसके पीछे क्या बायोलॉजी है, क्या साइकोलॉजी है, ये जानते हैं और ये क्लिप देखते हैं डॉक्टर सदाकत अली का। जी। अगर आप देखें, किसी को पूछें कि अगर आपने अभी शॉपिंग करनी है, हम किसी को कहते हैं कि आपको कुछ पैसे देते हैं और आपने खाने पीने की चीज़ों की शॉपिंग करनी है अभी के अभी, और आपके पास दो चॉइसेस हैं कि या तो आप चॉकलेट की शॉपिंग कर लें और मिठाइयों की शॉपिंग कर लें, या फिर आप फलों की, सब्जियों की और इस तरह की चीज़ों की, हेल्दी फूड की शॉपिंग कर लें। तो ज़्यादातर लोग रिसर्च के मुताबिक चॉकलेट की और मिठाइयों की शॉपिंग करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को पैसे दें और कहें कि 2 हफ्ते के बाद आपने शॉपिंग करनी है, और फिर आपके पास चॉइस वही है कि चॉकलेट, मिठाइयाँ या फिर सब्जियाँ और फल। तो जब 2 हफ्ते बाद की बात आती है, तो फिर वो कहते हैं कि हम सब्जियाँ और फल और इस तरह की हेल्दी चीज़ों की शॉपिंग करेंगे। इसका मतलब है कि इम्पल्स के तहत जो काम होता है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। इसका मतलब ये है कि हम में से हर इंसान के अंदर जो एक बहुत गहरी फीलिंग है, वो ये है कि सम डे, किसी दिन मैं अच्छा काम करूँगा। यानी इससे इंसान की अच्छी नीयत का हमें पता चलता है। जो खुशखबरी की बात है कि इंसानों के अंदर डीप डाउन कहीं एक दफन ख्याल है कि उन्हें अच्छा ही काम करना है। पर अभी तो नहीं ना, हेयर एंड नाउ में अभी तो नहीं ना, अभी हाँ, अभी तो ये मैं यूं करूंगा, अभी तो जवानी के दिन है, लेकिन हम नहीं कर कल सकते। या परसों या फिर अगले हफ्ते या किसी वक्त जो है, हर बंदे की नीयत ये होती है जब नया साल आएगा ना, इस दफ़ा देखना मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, मैं वज़न कम करूंगा, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की बात। लेकिन अभी वो लाइसेंस ले रहा होता है कि अभी तो मैं करता रहूँ ना। और फिर ये जो चीज़ है ना कि कभी किसी अनजाने दिन जो है मैं सुधर जाऊंगा, इसका मतलब है कि ये जो फैंटेसी है, ये जो खिड़की है, ये खुली रखना हर इंसान के लिए कोई ज़रूरत है। क्योंकि कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये जो मैं बिगड़ा हुआ हूँ ना, मैं मैंने बिगड़ा सारी हुआ ही जिंदगी ऐसे रहूँगा, रहना है। ऐसे ही रहना है। इसी वजह से जब वालिदैन अपने बच्चों को कहते हैं ना कि सुधर जाओ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ जिंदा ਵਾਂ, फिर तुसी देखना ਅਸੀਂ मर गया, तुसी सड़कों पे रोलोगे। वालिदैन का एक सरमन होता है जो पता नहीं कहाँ से उन्होंने ये लिया हुआ है। तो बच्चे बड़े परेशान होके कहते हैं ये हमारे मुस्तकबिल के बारे में ये जो पेशगोई कर रहे हैं बहुत बुरी, मैं तो सुधर जाना है,
मैं तो सिर्फ ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये 3 साल और गुजर जाएं, जब मैं 30 साल का हो जाऊँगा तो फिर मैं ऐसा हो जाऊँगा। हर बंदा सोचता है कि जब मैं 45 साल का हो जाऊँगा तो फिर मैं रिलैक्स हो जाऊँगा, फिर मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूँगा, ज़रा अभी मैं मेहनत करके अपने ये मकान बना लूँ, घर बना लूँ, बच्चे पाल ये लूँ, सर ब्याह लूँ। माशरा सिखाता है ना, बच्चा भी जब ये बात कर रहा होता है तो वो देखता है अपने इर्द गिर्द का माहौल कि सारे बच्चे ही ये कर रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेट साहब जो हैं उनको भी इर्द गिर्द के माहौल से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, सारे ही ये कर रहे हैं। और बीच में इन्होंने इसका बात का इजहार भी किया कि मुझे जो तकवीयत मिलती है वो कहते हैं कि सारे ही करते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग जो भी ये काम शुरू करते हैं उस वक्त उनका कोई 5 साला मंसूबा नहीं होता ये काम करने का। उस वक्त उनका यही होता है कि कभी कभार करने में क्या हर्ज है। कभी कभार से बात शुरू होती है, और जो लोग रिलैप्स भी होते हैं तो वो भी कहते इस हैं बस ख्याल एक से नहीं दफ़ा होते हो। कि मैंने करी जाना है। उसका ख्याल होता है कि यार ये एक दफ़ा करने से तो कुछ नहीं ना होता, और किसी को देख लिया, को फंक्शन में अचानक ऐसी चीज़ या मंज़र सामने आ गया और फिर उसने सोचा कि मैं कर लेता हूँ और थोड़ा सा करूँगा और सिर्फ आज करूँगा। लेकिन अमली तौर पर जो रिसर्च बताती है कि आज थोड़ा करेगा, फिर कल ज़्यादा करेगा, फिर वो रोज़ करेगा, फिर हालात आहिस्ता आहिस्ता वही हो जाएंगे। तो हमें देखने की ज़रूरत होती है कि जो हम सोचते हैं वैसा होता है या जैसा होता है वैसा होता है। लेकिन आप इस इल्यूजन में रहते हैं। आप तो जो नशे की बीमारी का इलाज करते हैं और बहुत से मरीज़ आपके पास आते हैं और इसमें जब वो इंडोर होते हैं और उनको इनमें ये आगाही पैदा की जाती है कि ये नशा बुरी चीज़ है, ये आदत बुरी चीज़ है, तो वो ये कहते हैं शायद ये बुरी चीज़ नहीं है, जिस मिकदार में मैं कर रहा था, जिस इंटेंसिटी के साथ मैं कर रहा था वो बुरा था। और वो फिर बाहर असल निकल के यही असल कहता है। में इस बात में हकीकत भी है कि जिस मिकदार में वो कर रहे होते हैं तबाही उस मिकदार के साथ जुड़ी हुई है, और अगर वो थोड़ी मिकदार में कर रहे होते तो वो तबाही ना होती। लेकिन ये फैसला कोई इंसान नहीं कर सकता कि वो किस मिकदार में नशा करेगा। ये फैसला डिल्यूजन में फंसे रहते हैं। इंसान नहीं कर सकता। इंसान ये फैसला कर सकता है कि वो नशा करेगा कि वो नहीं लेकिन सर करेगा। ये इल्यूजन आता है कि नॉट दिस टाइम, मैंने अगर पहले 2 पीता था तो मैं 1 पीना मेरे लिए सेफ होगा और मैं 1 जाके कर लूँगा। देखिए, उसमें एक और प्रॉब्लम भी है कि हम लोग जब अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं तो हमारे नज़दीक एक जो फैक्टर है जिसने अज़ल से इंसान को बुरी तरह जकड़ा हुआ है वो है लक फैक्टर। यानी जब भी कोई बंदा ज़िंदगी में कोई गलत काम करता है, कहता लाल बैड बत्ती लक। काटता है या कुछ करता है, तो वो सोचता है कि गुड लक है मेरी, कुछ नहीं होगा। यानी अभी 14 अगस्त गुजरा है ना, 1-2 दिन जी, पहले, तो लाहौर में लड़के वाले मोटरसाइकिलों के अगले पहिए उठा रहे तूफान थे और बदतमीजी। उसमें बहुत ज़्यादा उनको चोटें लगीं, बहुत सारे लोगों की जानें गईं। लेकिन क्या जो मोटरसाइकिल का पहिया अगला उठा रहे थे वो ये सोच रहे थे कि उनको हादसा होगा? वो सोच रहे थे कि नहीं, नॉट क्योंकि मी। वो खुश बहुत थे। और जब हम एनर्जाइज्ड होते हैं, खुश बहुत होते हैं, तो उसी टाइम पे हम ये भी इस इल्यूजन में होते हैं कि वी आर वेरी लकी। और जब हम डिप्रेस्ड होते हैं वो बैड लक। तो फिर हमें लगता है कि हर चीज़ नथिंग ही विल मेरे वर्क, खिलाफ है। कुछ भी काम नहीं करेगा। नथिंग तो वर्क्स। आप यूं सोचें कि इंसानों के शऊर में और उसके पीछे जो एनर्जी है और जो खुशी का एलिमेंट है वो डिसीजन लेता है कि वो लकी होंगे कि नहीं होंगे। और हर बंदा जो गलत काम कर रहा होता है वो समझता है कि मैं गलत काम करके तबाह नहीं होऊंगा, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। मैं इसको हम बच जाऊंगा। टर्मिनल यूनिकनेस भी कहते हैं कि हर बंदा, जैसे नॉट आप मी। देखिए कि डायबिटिक्स हैं तो वो मिठाइयाँ खा रहे हैं, वो आम खा रहे हैं, और आप उनसे बात करें कि ये आप ना करें तो वो कहते हैं, कुछ नहीं होता। सर मैं आपको इस बिल्कुल, आपने, मेरे एक उस्ताद हैं जो कि पिछले तकरीबन 70 के होने वाले हैं और वो फेसबुक पे भी अपनी पोस्टर लगाते हैं और वो जो बताते हैं कि मैं रोज़ाना के कितने सिगरेट पीता हूँ और वो उसकी एविडेंस ये देते हैं कि मेरे अ, बाप भी ये करता था, मेरा दादा भी ये करता था और हम में से किसी को भी उसके कोई मतलूबा नुकसान जो कि यहाँ प्रोपेगेट किए रहते हैं। और ही इज़ ए डॉक्टर, लर्निंग डॉक्टर है, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी है, रिटायर्ड हो चुके हुए हैं।
लेकिन वो ये प्रोपेगेट करते हैं और ही इज कन्विंस्ड इन दैट कि इससे नुकसान देखिए, नहीं लोग एक उक्का दुक्का जब वाकया बताते हैं होगा। और उसकी बुनियाद पर वो लाहे अमल बनाते हैं और वो बताते हैं कि उनके बाप दादा सिगरेट पीते थे तो उनको कुछ नहीं हुआ, या उनके कोई रिश्तेदार ये करते थे और उनको कुछ नहीं हुआ, तो मैं उनके लिए एक वाकया बताता हूँ कि मैं एक दफ़ा रीगल चौक में खड़ा था और सुर्ख इशारे का इंतज़ार कर रहा था कि वो सब्ज़ हो जाए, तो इतनी देर में मैंने सामने देखा कि हवा में एक एलईडी टाइप, उस ज़माने में तो आई भी नहीं थी, तो एलईडी टाइप चीज़ सामने आ गई और उसमें मैंने देखा कि वो एलईडी जो है उसमें एक जो बंदा है उसकी दुम निकल आई है और वो दुम गोल दायरा करते करते ऊपर चली गई है और उसके ऊपर वो स्क्रीन सेट हो गई है और उस पे सारी दुनिया के प्रोग्राम नशर होने लगे हैं। तो वो बंदा मुझे कहता है ऐसे नहीं हो सकता। मैं कहा फिर वो भी नहीं हो सकता जो तुझे कहा। ये एक वो अपने आप को तसल्ली होती है। ये वो जो भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे टर्मिनल थे यूनिकनेस की जो आप बात कर रहे थे, ये वही प्रोपेगेट कर रहे हैं कि डिनायल एंड माई एंड माई डिल्यूजनल फैमिली स्टेट है। इज टर्मिनली यूनिक। दे आर नॉट, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो साइंस पे बिलीव नहीं कर रहे। और दूसरा वो जो है ना, नहीं इंशाल्लाह कुछ नहीं होएगा, मतलब ये अल्लाह दे जो पा दे। देखिए, जब जब इंसान का अपना मूड अच्छा होता है तो उसे लगता है कि अच्छा होगा, और जब अपना मूड अच्छा नहीं होता तो उसको लगता है कि कुछ अच्छा नहीं होगा। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इंसान के अंदर केमिकल के असरात के सामने, उसके नतीजे में सामने आती हैं दोनों चीज़ें। असल बात यह है कि कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोगे सो काटोगे। ये मिसालें कोई आज की नहीं बनी हुई, ये अरसा दराज से बनी हुई हैं। और जो रूल्स हैं ज़िंदगी गुजारने के, उनके मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारोगे तो अच्छी गुजरेगी। अगर आप उनको वायलेट करोगे तो हो सकता है आप बच जाएं, जैसे लोग सुरख बत्ती काट के तो बच जाते हैं, लेकिन रूल्स ये कहते हैं कि आप सुरख बत्ती नहीं काटो। आपको इन दी लॉन्ग रन इम्कानात ज़्यादा होंगे कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। आप मुझे बताइए कि एक एवरेज मुआशरे में आपको कोई फ़र्द मिलता है तो क्या वो समझता है कि सीधे रास्ते पे चलने से खुशहाली, कामयाबी और इत्मीनान आता है? नो, ज़्यादातर लोग समझते हैं गलत काम करने पड़ेंगे। बातें ही बनी है ओल्ड स्कूल ऑफ ओल्ड थॉट्स। स्कूल ऑफ थॉट। तो ये जो है ना खुए बदरा बहाना भी सियार, उसमें ये चीज़ भी होती है कि बंदा जब कोई गलत काम करने पे तुल जाता है तो फिर उसके लिए बहाने बहुत है। तो ये जो वो कह रहे हैं ना कि बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, तो इंसान की फितरत में बेपनाह चीज़ें हैं जो कि इंसान बदल देता है। हत्ता कि इंसान की जीन्स में ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें बीट किया जा सकता है। लोगों की जीन्स में डायबिटीज़, दिल की बीमारी और कई बीमारियां होती हैं, लेकिन वो अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से उन जीन्स को बीट कर देते हैं। लेकिन लेकिन एक- अगर किसी चीज़ को नहीं बीट किया जा सकता तो वो सोबत का असर है। इसके बारे में लोग बड़े ओवर कॉन्फिडेंट कि नहीं मैनू कुछ नहीं होता, मैं गलत लोगों के विच भी बैठा, मेरे ते कोई असर करते नहीं रहन, होता। मैनू की फर्क हाँ, पैंदा। मैनू की फ़र्क पैंदा है। हर माँ बाप का सबसे बड़ा सरदर्द ये है कि उनके बच्चे बच्चे की जिन लोगों से मिलते हैं वो मना करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता। वैसे भी जिस बंदे के बारे च तुसीं कह रहे हो ना कि भैड़ा बंदा है, वो भैड़ा कोई नहीं, वो बहुत चंगा है। वो पहले हुंदा सी भैड़ा, हुण ते हाँ वो जी, दाता हुणे साहब हुणे जांदा है ठीक रोज़। होया, हुणे हुणे ठीक होया। हुणे ठीक होया। तो मतलब ये जो पर चीज़ें सर हम बिलीव कर रहे होते हैं ये बात, एक्चुअली हम ये बात बिलीव जो प्रॉपर बिलीव करते हैं हम। देखिए, बिलीवेबिलिटी फैक्टर जो है ना, उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है वो कि सच कोई है कि बंदा नहीं। सच बता रहा है कि गलत बता रहा है। उसका इस बात से बहुत गहरा ताल्लुक है कि आपकी बता जरूरत कौन क्या रहा है, है, आपकी जरूरत क्या है। बता कौन रहा है और आपकी ज़रूरत क्या है, आप चाहते क्या जी हैं, हाँ। और आपका रिश्ता उस बंदे से क्या है, आपके मुफादात उस बंदे से कितने जुड़े हुए हैं, और वो बंदा जो है कितनी देर से आपके सामने बैठा हुआ है या करीब बैठा हुआ है। यानी अगर आप हवाई जहाज़ में किसी के करीब बैठते हैं तो घंटा 2 घंटा के बाद आप बातें करने लगते हैं, ज़ाती शेयरिंग करने लगते हैं, क्योंकि आपको भरोसा हो जाता है फेमिलियरिटी की वजह से। मैं सोच रहा था कई दफ़ा आते हैं क्लाइंट्स, तो ख़वातीन होती हैं जो कि पर्दा करती हैं, तो थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद वो पर्दा हटा देती हैं।
यानी जो फेमिलियरिटी है वो जो ख़तरे को टाल देती है। हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ जो है थोड़ी गौर तलब है कि अगर कोई बंदा लाहौर स्टेशन से ट्रेन पे आपके साथ बैठा है और साहिवाल जाते जाते आप उसका एतबार कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है एतबार करने का। हम ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों पे महज इस वजह से एतबार करते हैं कि वो करीब बसते हैं, वो फर्स्ट कज़न है या हमसाए हैं या क्लास फेलो हैं या वर्क प्लेस पे कोलीग हैं, ज़्यादा नज़र आते हैं, अक्सर नज़र आते हैं। उनको बार बार जब हम देखते हैं तो हमारा ब्रेन जो है फेमिलियरिटी को ऐसे ट्रांसलेट करता है कि ये बंदा जो है हार्मलेस। मार्केटिंग का असूल भी यही है सर, जब आप बार बार एक इश्तिहार देखते हैं आप बगैर ज़रूरत के भी वो चीज़ ले लेते हैं। और मैंने कई दफ़ा ये भी देखा है कि जो लोग जॉब के लिए आते हैं तो हम उनको एक दिन देखते हैं और फिर अगले दिन देखते हैं और 5-6 इंटरव्यू करते हैं, तो हमें लगता है कि हर इंटरव्यू के बाद वो एक नया बंदा सामने आया है और उसके नए पर्त खुलते रहते हैं और हमें उससे नए सवाल करने पड़ते हैं, हमें उसके नज़रिया हयात को जानने के लिए सवाल करने पड़ते हैं, हमें ऐसे सवाल करने पड़ते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उसकी हैबिट्स कैसी हैं, उसके सोच विचार कैसी है, वो ज़िंदगी में करना क्या चाहता है, वो ज़िंदगी में क्या कर रहा था। क्योंकि जब कोई अदारे को जॉइन करता है या हमारी ज़िंदगी को जॉइन करता है तो हमारे और उसके मामलात पहले जैसे नहीं रहते। हमें इस पे थोड़ा गौर करना चाहिए, ख़ास तौर पर लाइफ पार्टनर के इंतखाब में हमें ये बहुत देखने की ज़रूरत होती है कि ये एक ऐसा 24/7 का रिश्ता बन जाता है कि जिसमें अच्छी तरह से छानबीन करना चीज़ों की बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोग पता है क्या सोचते हैं, हम बदल लेंगे अपने लाइफ पार्टनर को, हम बदल लेंगे। सर ये उनको बताया जाता है, माशरा भी उनको ये सिखाता है, इर्द गिर्द का माहौल भी उनको ये सिखाता है, उनके दोस्त यार भी ये सिखाते हैं कि ये कोई बात नहीं है, यू कैन डू इट, यू कैन बीट ये। उसको कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि यार मेरे साथ भी इस तरह ही था, तो मैंने देखो कैसे काबू कर लिया, तो तुम भी कर लोगे। देखिए, साइंसदानों ने ज़िंदगियां अपनी इन्वेस्ट कर दी ये पता चलाने के लिए कि दूसरों को कैसे बदलते हैं, और उन्होंने तमाम ज़िंदगी में कोई एक आध फैक्टर ऐसा तलाश करके बनी नौ इंसान को दिया कि अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो ये मेरी ज़िंदगी भर की कमाई एक फैक्टर है जो आप अपनी जो तब्दीली लाने की मुहिम है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अवामुन्नास, खुसूसन यंग लड़कियां, हमेशा सोचती हैं कि वो किसी भी बंदे से शादी कर लें और उसको वो बदल डालेंगी अपनी मोहब्बत से, या अपनी कोई ऐसी तरकीब लड़ाएंगी या कोई ऐसा कुछ करेंगी। हर कोई नहीं बदलता, आप जैसे भले मानस हैं हमारे सलमान भाई, तो ये कितनी आसानी से, मतलब कितना कितना बदल। जी। सो अभी हमने क्लिप देखा डॉक्टर सदाकत अली एंड मिस शुमाइला का कि किस तरह अल्कोहलिज़म के अंदर इम्पल्स कंट्रोल वीक हो जाता है और जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जो पेशेंट्स चले जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल भी आते हैं उनकी ज़िंदगी में, तो वो आते हैं। और उसके पीछे जो बायोकेमिस्ट्री चल रही होती है, जो हाईजैकिंग ऑफ रिवॉर्ड पाथवेज हो रहा होता है, वो डिस्कस किया। तो अगर इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें विद आवर एक्सपर्ट डॉक्टर शाहसवार, तो ऑडियंस के लिए और इजी हो जाएगा। तो डॉक्टर शाहसवार। जी, थैंक यू डॉक्टर अहमद। मिर्ज़ा गालिब ने कहा था बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, जी जी, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बिल्कुल। तो ये जो एडिक्शन है या अल्कोहलिज़म है या बाकी जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जी। जो इंसान को बेखुद कर देती हैं, इनके पीछे भी कुछ ना कुछ हकीकतें छुपी हुई होती हैं। अब चाहे वो जीन्स की सूरत में हो या वो इन्वायरमेंट की सूरत के अंदर हो, या वो हमारे बिहेवियर्स की सूरत में हो, जैसा कि आपने अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जिक्र किया है। तो कुछ ना कुछ जो है ना वो पीछे होता है। अब आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक माइक्रो एडिक्शन है जो कि बेसिकली जिसका अपोजिट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के अंदर ये होता है कि इंसान जो है
वो अपनी जो इंस्टेंट वाली जो अभी अभी के अभी अभी, की अभी जो आने अभी वाली के अभी खुशी चाहिए। है या सुकून है उसको प्रेफर करने लग जाता है। उसके लिए वो हर काम उसके इर्द गिर्द ही होता है। और अगर किसी चीज़ में देर से सुकून मिलना है या देर से खुशी मिलती है तो वो उस काम को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उसका एक पैथवे जो है ना वो एक साइकिल ये वाला बन चुका होता है। बिल्कुल। आप अगर फॉर एग्जांपल किसी को दो तरह से खुशी मिल सकती है। एक ये है कि वो रेगुलरली अपनी वॉक करे और उसको कंटिन्यू रखे और उसकी सूरत में वो सेहतमंद हो और वो खुश महसूस करे कि ये हो सकता है। दूसरा ये है कि वो जो है ना मोबाइल पे लगा रहे और उसको या फिर वो नशा करने लग जाए, इससे खुशी मिलेगी उसको। ये दो तरीके, दोनों तरह से खुशी मिल रही है, लेकिन एक हेल्दी वे, एक अनहेल्दी वे, और एक में वक्ती तौर पे फौरी तौर पे खुशी मिल रही है, एक में देर से खुशी मिल रही है। कि एकदम आप डोपामिन अपना रश करवा लो कि कोई भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ, चाहे वो फ़ोन का इस्तेमाल है, चाहे वो नशे का इस्तेमाल है, चाहे वो कोई स्वीट्स का इस्तेमाल है, कि उसको एकदम ही वो खुशी मिल जाएगी। अदर साइड जो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि आप वॉक करें, वॉक से भी मज़ा आएगा आपको, लेकिन वो थोड़ा देर के बाद आएगा। बिल्कुल। तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन जो ड्रग एडिक्शन है उसके अंदर जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला एलिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल, जो इंसान के डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं वो इस तरह के बन जाते हैं कि इंसान इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को जो है अपना लेता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम सब्सटेंस के बाद में बात करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल डिप्रेशन की बात कर लें या एंग्जाइटी की बात कर लें, जितनी भी साइकियाट्रिक तो डिसऑर्डर्स हैं। उनके अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी को एंग्जाइटी होती है कि मैंने यहाँ पे नहीं जाना, या अभी किसी का एग्ज़ाम आ रहा है, उसको उसकी एंग्जाइटी हो रही है, तो एक मैकेनिज़्म उसका डिफेंस हो सकता है, डिफेंस मैकेनिज़्म हो सकता है कि मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैंने छोड़ देना है। तो ये उससे उसको वक्ती तौर पे तो आराम मिलेगा, उसकी एंग्जाइटी कम होगी। या फॉर एग्जांपल अक्सर लोगों के अंदर स्टेज फियर होता है और वो कहते हैं कि बस मैंने जाना नहीं स्टेज पे, और वो उससे मिस कर देते हैं। वक्ती तौर पर तो उन्होंने अवॉइड कर लिया उसको, लेकिन उसका देर पा क्या नतीजा मिला, यही कि उसकी जो एंग्जाइटी है वो वहाँ के वैसे ही रही, बल्कि बढ़ती ही गई। रिजॉल्व के होने के बजाय कि डबल ट्रिपल हो गई। बिल्कुल। इसी तरह जब आप डिप्रेशन के अंदर देखते हैं तो लोगों की जो एक्टिविटी लेवल है वो बिल्कुल कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, अपने बिस्तर पे पड़े रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। अगर हम उनके अंदर एक छोटी सी तब्दीली, एक्टिविटी स्केजुलिंग कर दें, उनको कोई छोटा सा काम दे देंगे, इससे आप स्टार्ट कर लें, फॉर एग्जांपल 5 मिनट की वॉक से स्टार्ट कर लें, तो जो उनके लिए वक्त तौर पे शायद खुशी ना दे, लेकिन जब लॉन्ग टर्म के अंदर उनको खुशी देगा। अगर वो इसको जो कि मुश्किल है, अगर किसी को फिक्सेशन हुई हुई है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर, उसका इसके ऊपर आना मुश्किल है, लेकिन अगर वो आता है इसके ऊपर तो उसका डिप्रेशन का साइकिल टूटना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब कि हैबिट फॉर्मिंग कुछ ना कुछ हो सकता है कि आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए लेकिन डेली बेसिस पे करना शुरू करते हैं। बिल्कुल। इसी तरह आप ओसीडी के अंदर देखते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी को है कि उसके हाथ गंदे हो रहे हैं और उसने हाथ धोने हैं, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ही जा रहा है ना। फौरी तौर पर उसको महसूस हुआ, किसी चीज़ को टच किया उसने, उसको लगा कि उसके हाथ गंदे हो गए, फौरी तौर पर जाकर उसने धो लिए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो आहिस्ता आहिस्ता ये साइकिल टूट सकता है। ये एक पहलू है, ये सिर्फ मतलब एक पहलू है, हालांकि ये मुकम्मल कम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ये एक पहलू ज़रूर है जिसकी इंपॉर्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसी तरह सब्सटेंस यूज़ के अंदर या अल्कोहलिज़म के अंदर आप देखें तो जो बंदा है या जो पेशेंट है जो सफ़र कर रहा है इससे अल्कोहलिज़म से, डिज़ीज़ के साथ है, तो उसका जो ज़िंदगी होती है उसके अंदर कोई ना कोई मसाइल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो तन्हाई का शिकार हो सकता है, उसको स्ट्रेसेस हो सकते हैं, उसकी हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई सानिया हुआ हो जिसकी वजह से वो सब्सटेंस की तरफ आया है। बिल्कुल। और अब इसको कंटिन्यू रखे हुए है, तो उसने भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला, क्योंकि जब उसने अल्कोहल यूज़ की या कोई और सब्सटेंस यूज़ की तो उस वक्त डोपामिन रिलीज़ हुआ उसके दिमाग के अंदर, उससे खुशी मिली उसको, और उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी को ही अपना लिया। और उसने ये नहीं देखा कि मैं जो तन्हाई का शिकार हूँ इसके लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं काउंसलिंग में जा सकता हूँ, मैं अपने थेरापिस्ट से बात कर सकता हूँ। लेकिन उसने इन चीज़ों की बजाय, जिससे देर से खुशी मिलनी थी उसकी बजाय, उसने एक वक्ती खुशी को जो है ना वो अपना लिया। इसी तरह एक मशहूर एक्सपेरिमेंट है मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर बच्चों में जो हुआ था। बिल्कुल। तो उसके अंदर उन्होंने, साइंसदानों ने जो है ना वो कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया और उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि आपको 2 स्टेजेस के ऊपर मार्शमेलो मिल सकते हैं। एक ये कि एक अभी हम पहले आपको दे रहे हैं कि ये आप अगर 5 मिनट बाद खाएंगे तो हम आपको एक और मार्शमेलो भी देंगे, लेकिन अगर आप अभी एक खा लेते हैं तो आपको दूसरे वाला नहीं मिलेगा। तो
उन्होंने देखा कि 5 मिनट वेट किया और देखा कि जो ज़्यादातर बच्चे थे उन्होंने उसी वक्त खा लिया उसे मार्शमेलो को, और तो उनको दूसरी स्टेज के ऊपर नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने वेट किया तो उनको दूसरे वाला मिला। अब इन्हीं बच्चों को उन्होंने लॉन्ग टर्म में भी फॉलो किया, तो उसके नतायज उन्होंने देखे कि जिन बच्चों ने उसी टाइम खा लिया था, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले थे, उनको उन्होंने कंपेयर किया उनसे जिन्होंने डिले किया था अपना खाना मार्शमेलो को। तो वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन जिनके अंदर थी, अपना इम्पल्स कंट्रोल जो था वो बेहतर था, उन लोगों ने अपनी आगे ज़िंदगी में फ़ॉलो किया तो उनको पता चला कि उनके जो स्कूल्स के ग्रेड्स थे आगे वो अच्छे रहे, जिनको डिलेड ग्रेटिफिकेशन जिनकी अच्छी थी, उनके जो यूनिवर्सिटी में थी पढ़ाई वो अच्छी रही। फिर जब उनको जॉब्स मिली तो उन लोगों को बेहतर जॉब्स थी, ये सक्सेस उनकी ज़्यादा बिल्कुल हुई, और फाइनेंशियल तौर पे वो ज़्यादा स्ट्रांग थे क्योंकि उनकी इम्पल्स कंट्रोल बेहतर थी, उनको पता था कि कहाँ पे पैसा खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, और उनकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो भी बेहतर थी। तो ये सारे हमें चीज़ें बताती हैं कि जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है और डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इसमें से हमें क्या चूज़ करना है, तो ये चूज़ हमने ही करना है। बाकी दूसरी बात जीन्स और इन्वायरमेंट की हम कर रहे थे, तो जीन्स जो हैं वो एक तरह से बीज है एक, जो आप ज़मीन के अंदर बोते हैं। अब ज़मीन जो है मट्टी है, उसके अंदर मादनियात हैं, या ऊपर हवा है जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, ये सारा कुछ माहौल है, इन्वायरमेंट हो गया। तो अब जो विरासती कोड है हमारा जीन, वो अगर उसके अंदर कोई ख़राबी है, ठीक है, तो चांसेस हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स के अंदर वो विरासती कोड ख़राब था, उसके अंदर कोई कमज़ोरी थी और वो हमारे अंदर भी आ गया है, तो चांसेस हैं कि अगर हमारा इन्वायरमेंट जो है, जो हमारी मिसाल के तौर पे मट्टी, हवा और पानी जो है हमारा, अगर वो उसके लिए मौजू बन गया उस बीमारी को, जो बीमार शुदा जीन है उसको बढ़ाने में, तो वो बीमारी हमारे अंदर फल फूल जाएगी, लेकिन बिल्कुल वो यानी कि हमारी सिम्टम्स आने लग जाएंगी उनकी। लेकिन अगर हमारा इन्वायरमेंट जो है वो हमारे लिए मौजू है, हमारी सेहत के लिए मौजू ज़्यादा है, तो हो सकता है कि वो जीन जो है ना वो फले फूले ही ना और उधर ही गल सड़ जाए, दबा रहे उधर ही और ख़त्म हो जाए। तो यही चीज़ जो है ना वो एडिक्शन के अंदर ख़ास तौर पे हमें देखने को मिलती है कि अगर किसी के पेरेंट्स के अंदर या फैमिली हिस्ट्री है एडिक्शन की, तो अगर बच्चा जो है वो सब्सटेंस यूज़ ही नहीं करता, कोई ड्रग यूज़ ही नहीं करता, या उसका जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा है कि सोब्राइटी वाला है, उसके कोई दोस्त ऐसे नहीं हैं जो नशा करते हों, उसके सोने जागने के जो शेड्यूल हैं वो अच्छे हैं, वो अपनी सेहत का ख्याल रखता है, वर्जिश करता है, वो दूसरे अच्छे तरीक़ों से खुशी हासिल करने की कोशिश करता है, तो बहुत चांसेस हैं कि उस बच्चे को जिसके अंदर जीन्स भी हैं एडिक्शन वाले, उसको एडिक्शन नहीं होगी क्योंकि उसने ट्राई ही नहीं की कोई सब्सटेंस। लेकिन अगर किसी का जीन्स भी नहीं है लेकिन उसका माहौल ऐसा है, तो वो कोई ना कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के अंदर और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के अंदर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो रिलैप्स होते हैं पेशेंट्स, उनके अंदर अगर वो अपना माहौल को, इन्वायरमेंट को बाहर जाने के बाद कंट्रोल नहीं करते और अपने वही पुराने दोस्तों के साथ स्लिपरी फ्रेंड्स, स्लिपरी प्लेसेस, उन्हीं जगहों पे जाते हैं जहाँ पे वो पहले नशा करते रहे हैं या जहाँ पे नशा अवेलेबल होता है, तो उनके जो है ना वो यकीनी होता है तकरीबन कि उनका रिलैप्स होगा। इसकी बजाय अगर किसी पेशेंट के अंदर इंसाइट आ गया है, उसने डिज़ीज़ को समझ लिया है, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो है ना उन जगहों पे नहीं जाएगा, अपने माहौल को, उसको माहौल की अहमियत का पता चल गया है अगर, तो वो दोबारा वो चीज़ें नहीं करेगा, उस माहौल अपने को बेहतर करने की कोशिश करेगा और वो रिकवरी के अंदर रहेगा। बेसिकली कि यू कैन बीट द जीन्स बट यू कैन नॉट बीट द एनवायरनमेंट, कि जो जिस तरह के आपके फ्रेंड्स होंगे, जिस तरह का आपका माहौल होगा, आप भी उसी के हिसाब से ढल जाएंगे। तो डिजीज़ भी इसी तरह रहती हैं कि अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं, एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो वो नशोनुमा करेंगी, वो फिर आगे प्रेजेंट करेंगी। लेकिन अगर हम अपनी एनवायरनमेंट को ख्याल रखेंगे तो हम अपनी डिजीज़, चाहे वो जेनेटिक हैं, उनको भी बीट कर सकते हैं। जैसे सर ख़ुद अपनी एग्जांपल देते हैं कि उनकी फैमिली के अंदर डायबिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा रुझान था, डायबिटीज़ की जो डिज़ीज़ है वो प्रेवलेंट थी उनकी मदर की साइड पे, फादर की साइड पे। लेकिन उन्होंने उनके जैसे बड़े भाई को भी थी, 2 भाइयों को थी डायबिटीज़, तो उन्होंने अपनी जो है सेहत का ख्याल रखा, अपनी डाइट का ख्याल रखा, अपनी वो का ख्याल रखा, जिससे वो नाउ ही इज़ डायबिटीज़ फ्री, उनको कोई अभी डायबिटीज़ का कभी सामना नहीं हुआ,
कभी उनकी बॉडी के अंदर वो डायबिटीज़ डेवलप ही नहीं हुई, बिकॉज ही टुक केयर ऑफ हिज इन्वायरमेंट, कि उनकी इन्वायरमेंट के अंदर उनको कोई डायबिटीज़ के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली, दैट्स वाई उनके अंदर वो डायबिटीज़ प्रेजेंट नहीं की। तो बाकी लोग भी जो हैं, चाहे वो कोई ओल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ हैं और उनके आगे ऑफस्प्रिंग के अंदर, उनके बच्चों के अंदर ये डिजीज़ का ख़दशा है, तो वो आ सकती हैं। लेकिन अगर वो फेवरेबल कंडीशन रखेंगे तो लाइकली है कि वो डिजीज़ प्रेजेंट नहीं करेंगी। अच्छा डॉक्टर अहमद, एपिजेनेटिक्स के बारे में भी हमने पढ़ा है कि उसका भी ख़ास रोल है जीन्स के अंदर। अब जीन्स जो हमारे अंदर बीमारी वाला भी हो सकता है और सेहत वाला भी हो सकता है, कोई किसी भी तरह का जीन हो सकता है, लेकिन किस जीन ने जो है ना वो आगे जाके काम करना है, किसने जो है ना वो एक्सप्रेस होना है और किसने नहीं होना, ये जो है ना हमारा इन्वायरमेंट भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जीन्स के ऊपर तक रोल है इसका इन्वायरमेंट का, ये सिर्फ बिहेवियर के ऊपर नहीं है बल्कि जीन्स के लेवल तक का इसका रोल है। अगर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर स्ट्रेस होगा और हम उसको नहीं कोप करते तो जो स्ट्रेस के नतीजे में जीन एक्टिवेट होना वो हो जाएगा, हो सकता है बीमारी वाला जीन एक्टिवेट हो जाए। इसी तरह अगर हमारा इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा होगा, हम अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखेंगे, हम अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, हम अपनी नींद का ख्याल रखेंगे, हम अपने एक्सरसाइज स्केड्यूल का ख्याल रखेंगे, या हम अपने जो रिश्ते हैं उनका ख्याल रखेंगे, तो हमारे अच्छे वाले जीन्स एक्टिवेट होंगे और हमारी ज़िंदगी बीमारियों से दूर रहेगी, फ्री रहेगी और हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। बिल्कुल, जो हमारे 5 वाइटल बिहेवियर्स कहलाते हैं, अगर उनको हम करते जाएंगे तो वी विल स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एज वेल। तो ये तो था फर्स्ट क्लिप। सेकंड क्लिप इज़ अबाउट द स्क्रीन एडिक्शन, लेकिन वो देखने से पहले हम एक कभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट। एंड ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया कि किस तरह अल्कोहलिज़म के अंदर जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड जो सोसाइटी का और इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट होता है वो किस तरह प्रेजेंट करता है और उससे क्या क्या मसाइल आ सकते हैं। अब हम जो सेकंड क्लिप देखने जा रहे हैं, इट इज़ फ्रॉम कराची टीम, डॉक्टर तारिक कराई एंड डॉक्टर अनाम बख्ती। तो उन्होंने डिस्कस किया है रिगार्डिंग स्क्रीन एडिक्शन, कि स्क्रीन एडिक्शन एक्चुअली में है क्या, इसको असेस कैसे किया जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसका जो फिक्स है, इसका जो मैनेजमेंट है, व्हाट कैन बी डन रिगार्डिंग दैट। तो ये हम क्लिप देखते हैं और इसके जो मतलब डिस्कशन है वो आफ्टर दिस क्लिप करते हैं। जी, एज यू नो एडिक्शन की दो टाइप्स हैं, एक केमिकल एडिक्शन है और एक बिहेवियरल एडिक्शन होती है। स्क्रीन एडिक्शन इज वन ऑफ दोज बिहेवियरल एडिक्शंस। तो इस बिहेवियरल एडिक्शन में हमारे जो मोस्ट ऑफ देम जो अफेक्ट होते हैं उसमें हमारी फैमिलीज के बच्चे, खास तौर पे जो टीनेजर्स हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, वो इस हैबिट से काफ़ी अफेक्टेड हैं और मिसअंडरस्टैंडिंगली हमारी सोसाइटी में इसको एडिक्शन समझा ही नहीं जाता, जो कि एक इशू है। तो आज का सवाल हम शुरू करेंगे मैम अनाम बुक्टी से। तो मैम मेरा आपसे सवाल है, स्क्रीन एडिक्शन का इलाज कैसे शुरू होता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड आई एम ग्लैड कि हम पिछला एपिसोड जो है वो आप कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे पिछले एपिसोड में हमने बात की थी बहुत डिटेल में अबाउट स्क्रीन एडिक्शन, और इस एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रीन एडिक्शन। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि पहला स्टेप क्या होता है, तो द फर्स्ट स्टेप व्हेन अ पेशेंट कम्स टू अस, या कोई फैमिली हमारे पास आती है सेइंग दैट हमारा फैमिली मेम्बर या हमारा बच्चा जो है दैट ही हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ स्क्रीन एडिक्शन,
So the first step that we do as a psychiatrist is a very detailed assessment. कि क्या उसकी हिस्ट्री है, कितने घंटे वो स्क्रीन इस्तेमाल करता है, उसके ट्रिगर्स क्या हैं, कौन कौन सी एप्स यूज करता है, बिकॉज स्क्रीन एडिक्शन की भी वेरियस टाइप्स होती हैं. सम पीपल आर यूजिंग स्क्रीन जो सिर्फ माइंडलेस वो स्क्रोलिंग होती है इंस्टाग्राम वाली, आउट ऑफ बोर्डम. ऐसे केसेस में यूजुअली द ट्रिगर इज बोर्डम कि हमारे पास करने को कुछ नहीं है. In some cases that we get in our OPD that is of gaming addiction. कि पूरा दिन बैठे हुए हैं, अपनी लाइफ इग्नोर कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी फंक्शनिंग उनकी खराब हो रही है बिकॉज दे आर प्लेइंग सम सॉर्ट ऑफ गेम विच इज यूजुअली PUBG. ठीक है, तो एक डिटेल्ड असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक स्क्रीन टाइम ऑडिट किया जाता है सो दैट हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि प्रॉब्लम क्या है, कितने घंटे का स्क्रीन यूज है, इम्पैक्ट ऑन लाइफ कितना है, और ये कि उसके ट्रिगर्स क्या हैं. ठीक है, इन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, अगर हमारे पास कोई छोटा बच्चा आ रहा है, अ चाइल्ड हु हैज स्क्रीन एडिक्शन, तो हम पेरेंट्स से इंटरव्यू लेते हैं कि भाई घर का क्या निज़ाम है, बच्चा स्क्रीन कितनी देर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, होमवर्क का टाइम फिक्स है या नहीं, या अगर घर में कोई स्क्रीन रिलेटेड रूल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं. सो द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द असेसमेंट, इट इज़ द स्क्रीन टाइम ऑडिट. एज पर द रिसर्च, अगर असेसमेंट अच्छे से किया जाए ऑफ द पेशेंट, देन द चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट इंक्रीजेस बाय 35 to 40%. ओके, सो हम इसको एक जैसे डिजीज की तरह ट्रीट करते हैं. पहले हम असेसमेंट करेंगे, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशंस की जगह पे पेरेंट्स से पूछ लेंगे कि आप कितनी टाइम आपका बच्चा यूज करता है स्क्रीन. सो वी आर ट्रीटिंग इट लाइक बिहेवियरल एडिक्शन. एग्जैक्टली, यस. सो पहले असेस किया जाए, फिर सोल्यूशन दिया जाए प्रॉब्लम का. सो इन ऑर्डर के वी हैव अ डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बिफोर गिविंग अ सोल्यूशन. तो सर मेरा आपसे सवाल है कि क्या इस बीमारी का इलाज कंप्लीट स्क्रीन बैन है कि हम बच्चों को मोबाइल ही ना यूज करने दें? नहीं डॉक्टर साहब, देखें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. सो हमें कतन ये नहीं करना है कि हम उनको लिमिटाइज कर दें. अगर हम लिमिटाइज करेंगे या बैन कर देंगे तो बच्चों की, जिस तरह अभी डॉक्टर नाम आपसे जिक्र कर रही थी, जब हम असेसमेंट भी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस एज ग्रुप को यूजेज है. वो एज ग्रुप मैटर करता है, फिर उसकी डेवलपमेंटल वाले फेजेस को इफेक्ट कर सकता है, उसकी फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है. तो इसी तरह हम इस ग्रुप में भी ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो एज ग्रुप कौन सा है. अगर तो वो बच्चे हैं तो हमें फिर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी ताकि उनकी डेवलपमेंट इफेक्ट ना हो. लेकिन अगर बच्चा टीन एज ग्रुप में है और उसका यूजेज है, कनेक्ट है, उसको असाइनमेंट्स के लिए, उसको रेगुलर अपनी रिसर्च के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, नई नॉलेज के लिए स्कूल उसको इम्पार्ट करता है, तो वो उसका पॉजिटिव यूज कर सकता है. लेकिन उसको हमें करना ये है कि उसको लिमिटाइज करना है, लिमिट्स में लाना है कि वो इंटरटेनमेंट एक्सेस ना हो, एजुकेशनल पर्पस हो उसका. तो इसी तरह अगर बड़े आप बच्चे देख लें, कॉलेज लाइफ वाले या स्टूडेंट यूनिवर्सिटी वाले, आजकल तो आपने देखा होगा कि असाइनमेंट्स, चीजें, प्रोजेक्ट्स सारे आपका गैजेट बेस्ड हैं. तो गैजेट बेस्ड का मतलब ये नहीं है कि वो इस पर्पस के लिए भी इसको नहीं यूज करेंगे. हाँ बिल्कुल पॉजिटिव यूज करते रहेंगे, लेकिन उसका जो अदर यूज है, जैसा कि इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आपने यूज करना शुरू कर दिया. इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप खाना खाते हैं लेकिन जंक फूड नहीं खाते. तो आप एजुकेट करते हैं बच्चे को, आप इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें और पॉजिटिव पहलू यूज करें. लर्निंग कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के दौर में जो नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा. तो कोई भी पेरेंट्स ये तो नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे जमाने की दौड़ के साथ ना शामिल हो. सो हमें कतन ये नहीं करना, हमें उनको लिमिटाइज करना है उस यूज के लिए जो कि उनकी फिजियोलॉजिकल चीजों को चेंज कर रहा है और साइकोलॉजिकल चीजों को चेंज कर रहा है और साथ में डिपेंडेंसी की तरफ जा रहा है. उसमें हमें काम करना है. हमें ये नहीं करना कि बैन कर देना,
आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका पॉजिटिव एंगल जरूर देखना है। इसमें हम ये भी देख सकते हैं जैसे 2020 में पैंडेमिक आया था, कोविड आया था, तो हम तब से देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमने तब देखा कि वीडियोस के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस होती थी, मीटिंग्स ऑनलाइन होने लग गई। हमने इवन देखा कि कई एग्जाम्स ऑनलाइन होने लगे। वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट आ गया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। जैसे हम टेली सेक्रेटरी में जो 4 फ्लंग एरियाज में मरीज हैं बेचारे, वो काउंसलिंग के लिए या छोटे मोटे मसाइल के लिए जब वो फॉलोअप्स में होते हैं या किसी और डिफरेंट सिटी में चले जाते हैं तो वो अप्रोच करते हैं, तो उसका पॉजिटिव यूज भी नहीं अच्छा है। अब इसी तरह साइकियाट्रिस्ट अगर मोबाइल का एक्सेस यूज करता है तो वो भी इस ज़मरे में आता है। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल्स इस ज़मरे में नहीं आते। बिल्कुल, अगर वो 24 घंटे अपने मोबाइल की रिंग टोन को फील करता रहता है तो वो फिर उसके लिए प्रॉब्लम है। तो उसको भी, एडल्ट ग्रुप को भी आपको डिटॉक्स के लिए पीरियड देना होगा। उसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि बहुत लंबा अरसा करेंगे तब होगा। तो बेसिकली चीजों को कंट्रोल्ड यूज में लाना है बस। तो इसका अगर हम इन नटशेल देखें, इसका एक जो सबक हमें हासिल होता है वो ये है कि फोन आपका बॉस नहीं है, आप फोन के बॉस हैं। तो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है। इन द लास्ट एपिसोड वी डिस्कस्ड अबाउट द रोल ऑफ बिहेवियरल थेरापीज इन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। तो स्क्रीन एडिक्शन में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, जिसको हम CBT भी कहते हैं, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल? तो बिकॉज स्क्रीन एडिक्शन जो है इट इज़ अ बिहेवियरल प्रॉब्लम, ठीक है। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ योर बिहेवियर कि आप कंपल्सिवली जो है अपने दिन का अच्छा खासा हिस्सा जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर गुजार रहे हैं, ठीक है। बिकॉज इट इज़ अ बिहेवियर प्रॉब्लम, तो इसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ ऑल्सो बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें जो फॉरमोस्ट आता है दैट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है। उसमें जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है या जो पर्सन आ रहा है हु इज सफरिंग फ्रॉम स्क्रीन एडिक्शन, उसकी जो सोच होती है या उसके जो ट्रिगर्स होते हैं उसको चैलेंज किया जाता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम देखते हैं जो चीज ट्रिगर करती है स्क्रीन एडिक्शन दैट इज बोर्डम, कि चलो मैं बोर हो रहा हूँ, मैं थोड़ी देर स्क्रीन यूज कर लेता हूँ। वो थोड़ी देर से कब आपका आधा दिन गुजर जाता है आपको पता नहीं चलता। सो दैट इज व्हाट CBT इज अबाउट। इट इज चैलेंजिंग योर थॉट्स एंड उसकी वजह से जो बिहेवियर्स हो रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट जो कॉन्सिक्वेंस हो रहा है कि आपकी जो लाइफ है उसकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है, आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं, आपका वर्क परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रहा है। So that is what CBT is about. It is the main pillar of treatment in screen addiction. इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं जो हम स्क्रीन एडिक्शन में अप्लाई करते हैं, दैट इज हैबिट रिवर्सल, कि आपका जो स्क्रीन एडिक्शन का प्रॉब्लम है उसको आप रिवर्स कर सकते हो बाय एंगेजिंग योरसेल्फ इन सम काइंड ऑफ हेल्दी एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल आउटडोर वॉक हो गया, कोई हॉबीज हो गई, कोई और आपके इंटरेस्ट्स हो गए जिससे आपको फायदा भी मिले। Then there is another method which we call fixed interval, कि अगर आप 25 मिनट का काम करें, which is called as a Pomodoro method, कि आप 25 मिनट का फोकस काम करें और उसके बाद एक 5 मिनट की ब्रेक ले लें। So that also helps with screen addiction. And as per research also, अगर हम साइंस की तरफ जाएं तो good CBT of approximately 12 weeks से screen addiction का problem significantly रिड्यूस हो जाता है, विच वॉज सीन एज ऑफ 65% तक रिडक्शन आ जाती है इन द प्रॉब्लम ऑफ स्क्रीन एडिक्शन वाया गुड CBT अप्रोच। तो इसमें हम एक और भी टेक्निक हम सुनते हैं कि हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग, उसमें हम ऐसे करते हैं कि सब्स्टिट्यूट दे देते हैं, एक सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी लाइक मोबाइल की जगह पर वॉक पे ले गए। तो डॉक्टर तारिक साहब, आप हमें बताएंगे कि इसका क्या रोल है इसमें कि एक सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी अगर हम अपने बच्चे को दे दें मोबाइल यूज की जगह? देखिए ना समी, होता ही है कि जब आप किसी बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उस इंडिविजुअल को आपने एंगेज तो करना है ना। उस एंगेजमेंट के लिए आप उसको ऑल्टरनेट के ऑप्शंस देंगे। उस ऑल्टरनेट ऑप्शंस में आप जो है फिजिकल चीजें अगर उनसे कराएंगे तो फिजिकल चीजें कराने से उसके उतने ही डोपामीन रिलीज होंगे जितने के आपके इस स्टिमुलेशन से हो रहे थे। बिल्कुल। तो जो आपकी जो हाइपर सेंसिटिविटी हुई थी वो रिवर्ट होना शुरू हो जाएगी, जिससे वो
एडिक्शन की तरफ दोबारा लौटने के उसके चांसेस कम मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, ये स्टडीज ये कहती हैं कि आप जितने ड्यूरेशन का गैप डालेंगे, अगर 72 आवर्स या मोर देन 72 आवर्स का गैप डालते हैं स्क्रीन में यूजेज में, तो आप वैसे ही डोपामिन को ड्रॉप कर लेते हैं, उसकी सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर लेते हैं। तो जब आप सेंसिटिविटी को बायोलॉजिकली रिड्यूस कर लेंगे और ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ चले जाएंगे, जहां आपको प्लेयर दूसरे चीजों के मुकाबले में ज्यादा डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि वॉक करते हैं, अब यूजुअली अगर 20 या 25 मिनट वॉक करते हैं और 7 किलोमीटर वॉक करते हैं, तो आपको एंडोर्फिन बहुत अच्छा रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिससे आपको डोपामिन और प्लेयर वैसा ही प्लेयर मिलता है जैसा कि आपको स्क्रीन एडिक्शन से मिल रहा होता है। तो उससे दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो हम इस एस्पेक्ट में ले रहे हैं, दूसरा फायदा जो हम ले रहे हैं वो फिजिकल बाउंडिंग की वजह से जो बच्चे जंक फूड लेना शुरू हो गए हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया, मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दी, तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, अगर वो थोड़ा सा चलते हैं तो सांस फूलने लग जाता है, चल नहीं पाते, वेट गेन करना शुरू कर देते हैं, वेट गेन करते हैं तो डायबिटीज की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। जब आप वॉक के लिए जाते हैं तो इनका रिस्क सब इलनेसेस का रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप वॉक करते हैं आपका स्ट्रेस टॉलरेंस भी इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। तो बच्चे में फिर वो बच्चा बाहर जाता है, लोगों से कम्युनिकेट करता है, किसी पार्क में जाएगा, कहीं आएगा, लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है, तो उसकी इंटरेक्शन वाले एलिमेंट को भी इंप्रूव कर लेते हैं आप। तो इस तरह करके आप इस ऑल्टरनेट ऑप्शन के जरिए बहुत सारी चीजें बदल लेते हैं। और वो ऑप्शन है जिसमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट करने के लिए पेरेंट्स को इनिशिएटिव ज्यादा लेना पड़ता है। अगर वो एडल्ट है तो उसको को प्रेशर को कंपनी करनी पड़ती है कि वो इनिशिएट कर ले और उसके बाद फिर उसको मेंटेन कर सके। जी बिल्कुल जी। तो अभी हमने क्लिप देखा डॉक्टर तारिक कराई एंड डॉक्टर अनाम भक्ति का, जो डिस्कस कर रहे थे कि स्क्रीन एडिक्शन इज़ अ डेवलपिंग डिसऑर्डर, इस न्यू एज के अंदर ज़रूरी है इसको डिस्कस करना है, इसके मतलब इंफॉर्मेशन हासिल करना कि किस तरह ये प्रेजेंट करती है, इसके क्या साइन सिम्टम्स हैं, किस डिसऑर्डर को किस तरह मतलब कौन से जो साइंस आ रहे हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फ़ोन एडिक्शन या स्क्रीन एडिक्शन कहलाने की, क्राइटेरिया क्या मैच करता है और उसकी असेसमेंट फिर किस तरह की जाती है। और आखिर पे सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि जब एक पेशेंट के अंदर, एक बच्चे के अंदर या एडल्ट के अंदर स्क्रीन एडिक्शन का डायग्नोसिस बना लिया है तो फिर करना क्या है, किस तरह उनकी ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसी के मतलब थोड़ी सी गुफ्तगू, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं विद डॉक्टर शाहसवार, ताकि जो ऑडियंस है वो भी इससे अपने सवालात के जवाबात हासिल कर सकें। तो डॉक्टर शाहसवार। जी थैंक यू डॉक्टर अहमद। आपने स्क्रीन एडिक्शन के क्राइटेरिया की बात की है, तो जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स जिसके अंदर एडिक्शन भी शामिल है उसका जो क्राइटेरिया हम देखते हैं वो DSM से देखते हैं या ICD से देखते हैं। जो लेटेस्ट DSM है TR 5th एडिशन जो है, तो उसके अंदर एज सच स्क्रीन एडिक्शन को जो है ना वो अभी तक उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जो नेक्स्ट एडिशन आएगा उसके अंदर वो इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन जो अभी वाला एडिशन है उसके अंदर उन्होंने इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के नाम से एक ज़रूर एक वो है डायग्नोसिस। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है ना वो स्क्रीन एडिक्शन के लिए भी कुछ देख सकते हैं कि क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो सकता है। पहली बात तो ये है कि स्क्रीन एडिक्शन के अंदर मोबाइल फ़ोन भी आ सकता है, आपका लैपटॉप भी आ सकता है, आपका कंप्यूटर भी आ सकता है, टैबलेट्स भी आ सकते हैं, आपका टीवी भी आ सकता है, या जो गेमिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लोग गेम्स खेलते रहते हैं, प्ले स्टेशन वगैरह वो भी आ सकते हैं। तो हम कब कहेंगे किसी को कि उसको जो है ना वो सिम्टम्स आ रहे हैं या साइंस आ रहे हैं कि उसको एडिक्शन हो गया स्क्रीन की, तो उसके हो सकता है कि उसको ये हो कि उसको हर वक्त यूज़ करता रहता हो स्क्रीन, या इसी की यूज़ करने के बारे में सोचता रहता हो। दूसरा कंपल्शन हो एक तरह से, बिल्कुल, कि मैंने ये इस्तेमाल करना है। और जब वो इस्तेमाल नहीं करता तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसा कि उसको चिड़चिड़ापन हो सकता है या बेचैनी हो सकती है, गुस्सा आना हो सकता है, ये वाली अलामात आती हैं। इसी तरह ये हो सकता है कि उसका जो स्क्रीन का इस्तेमाल है, जैसे हम बाकी एडिक्शन के अंदर देखते हैं टॉलरेंस डेवलप होती है, इसके अंदर भी टॉलरेंस डेवलप हो सकती है और स्क्रीन का इस्तेमाल वक्त के साथ हो सकता है कि बढ़ता जा रहा हो।
तो एक तो ये हो गया, कि दूसरा जिस तरह बाकी वो डिजीज़ मतलब बाकी जो सब्सटेंस एडिक्शन है उसके अंदर डोजेज इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है कि वही सेम हाई अचीव करने के लिए आपको जो अपनी डोज इंक्रीज़ करनी पड़ती है, इस्तेमाल करने की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करनी पड़ती है। तो गेमिंग एडिक्शन और स्क्रीन एडिक्शन दोनों के अंदर यही होता है कि आपको एक वक्त आता है कि अगर एडिक्शन डेवलप हो गई है तो ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ज़्यादा देर तक आप गेम खेलेंगे तो तब आपको मज़ा आएगा या उसकी फ्रीक्वेंसी फिर इंक्रीज़ हो जाएगी। बिल्कुल। इसी तरह फिर वो अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स होती हैं, जैसे कि बाकी ड्रग्स के अंदर होती हैं, बंदा छोड़ने की कोशिश करता है। इसी तरह अगर उसको इंसाइट हो और वो उसको लगे कि वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है स्क्रीन, उसको ख़्याल आता है कि मैं इसको कम कर दूं या छोड़ दूं, और वो करता है, लेकिन दोबारा से रिलैप्स हो जाता है और दोबारा इस्तेमाल करने लग जाता है। यस, इसी तरह उसका बाकी कामों के अंदर जो है ना इंटरेस्ट वो कम हो जाता है, उसकी बिल्कुल। जो फैमिली लाइफ है वो अफेक्ट हो जाती है, उसकी जो सोशल लाइफ है वो अफेक्ट हो जाती है। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टडीज़ अफेक्ट होती हैं, अगर वो काम कर रहा है तो वहाँ पे वर्क परफॉर्मेंस जो है ना वो अफेक्ट होती है। और इन सब के बावजूद जब ये चीज़ें अफेक्ट हो रही होती हैं, इसके बावजूद वो इस्तेमाल जारी रखता है। एक ये क्राइटेरिया है कि डिस्पाइट द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस वो इसको जारी रखता है। फिर वो जो है ना झूठ भी बोल सकता है कि मैं तो इतना अपने आप को मतलब डिनायल में रख सकता है कि अपनी ईगो को बचाने के लिए कि मैं तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो अब ये होती क्यों है? बेसिकली अगर हम देखें तो सोशल मीडिया जितने भी हैं वो डिज़ाइन ही बहुत सोच समझ के किए गए हैं। बहुत उसके पीछे साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियरल साइकोलॉजी वगैरह, सोशल साइकोलॉजी, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के वो डिज़ाइन किए गए हैं कि उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, वो एडिक्टिव ही हो। बिल्कुल एडिक्टिव ही हैं। तो जब उनका ऐसी डिज़ाइन चीज़ ही है, इस तरह किया गया है कि वो इंगेजिंग रहें, जो भी यूज़ कर रहा है वो बार बार उसको यूज़ करे। गेमिंग्स के लिए तो ख़ास तौर पे होता है कि जैसे ही आप कोई अचीवमेंट करते हैं तो वो एक बिम्स आता है विच गिव्स यू अ हाई। तो उस बिम्प के लिए, उस हाई के लिए बंदा बार बार वो कोशिश करता है कि अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अब तो इस तरह के वो गेमिंग मैकेनिज़म्स आ गए हैं, लूट बॉक्सेस, कि कहीं पे आपको वो बिल्कुल गैम्बलिंग की तरह ही कि गैम्बलिंग डिसऑर्डर जिस तरह होता है उसी तरह गेमिंग के अंदर भी कि आपको नहीं पता कि आगे आपको अचीवमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप फिर इवन के रियल करेंसी जो है वो इस्तेमाल करते हैं कुछ रिवॉर्ड हासिल करने के लिए। तो जो गेमिंग एडिक्शन वाला पार्ट है, जो गैम्बलिंग वाला पार्ट है, वो काफ़ी एक दूसरे से अब मैचिंग में आ गए हैं। जो स्क्रीन एडिक्शन है, जैसे अभी तक ICD 11 में या फिर DSM-5 में उसको डायग्नोज या आइडेंटिफाई नहीं किया गया, जो नेक्स्ट में आ जाएगा। लेकिन उसके अंदर भी सिमिलरली कि आपकी कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस हो रहे हैं, लेकिन स्टिल यू कैन नॉट अवॉइड यूजिंग दैम। बिल्कुल इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर जो लाइक्स हैं, जो कमेंट्स आते हैं, जो मैसेजेस आते हैं, जो व्यूज़ आते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ होगा और फिर वो हमें खुशी होगी और हम उस बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे होंगे दोबारा से दोबारा। इसी तरह अगर कम आ रहे होंगे तो कम डोपामाइन रिलीज़ होगा, फिर हमें टेंशन होगी कि ये क्यों नहीं आ रहे, हम फिर और ज़्यादा लग जाएंगे उसके अंदर या कुछ और इस तरह के काम करने लग जाएंगे। तो ये एक विशियस साइकिल है बिल्कुल। तो इसके अलावा हमारी ज़िंदगी के कुछ पहलू होते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं हमारे स्क्रीन एडिक्शन को, जैसे कि अगर कोई तन्हाई का शिकार है, कोई बोरियत का शिकार है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है पहले से, तो उनकी वजह से हो सकता है कि अंडरलाइंग कोई साइकाइट्रिक डिसऑर्डर चल रहा है। बिल्कुल, अगर कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं है उसके पास, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, फैमिली लाइफ ख़राब है, किसी भी वजह से वो जो है ना किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, तो वो स्क्रीन एडिक्शन की तरफ जा सकता है। अब स्क्रीन एडिक्शन के हमारे जिस्मानी सेहत पे भी असरात होते हैं, ज़हनी सेहत पर भी असरात होते हैं और हमारी समाजी ज़िंदगी को भी असर अंदाज करती है। बिल्कुल। अब अगर हम जिस्मानी तौर पे देखें तो हमारी सबसे पहले तो नींद ख़राब हो जाती है। जो हम देखते हैं, हमारे सोने का टाइम होता है लेकिन जो है ना वो मोबाइल यूज़ करते रहते हैं और लोग बताते हैं कि उनका दिल ही नहीं करता कि वो मोबाइल से हटें। उनको पता होता है कि अब मैंने सोना है, नींद आ रही होती है लेकिन मोबाइल यूज़ करना है। वो इतना ज़्यादा एडिक्टिव होता है और उस नींद के ख़राब होने से अगले दिन उनकी फिर वर्क परफॉर्मेंस ख़राब होगी या जहाँ पे भी उन्हें काम करना है या स्टडी करनी है वो ख़राब होगी और यानी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हम देखते हैं कि लोगों को कमर दर्द शुरू हो जाता है, सर दर्द शुरू हो जाता है, आँखों में दर्द, जिस्मानी तौर पे ये सारी अलामतें आना शुरू हो जाती हैं। इवन ट्रिगर फिंगर्स होना शुरू हो गई हैं। काफ़ी पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं कि
ये उंगली ठीक नहीं चल रही, जब पूछा जाता है तो फिर पता लगता है कि 16-16 घंटे मोबाइल यूज़, 12-12 घंटे मोबाइल यूज़ रहता है, तो इसकी वजह से वो फिक्सेशन हुई हुई है, वो ट्रिगर फिंगर बन गया हुआ है। बिल्कुल। इसी तरह अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो जो अटेंशन स्पैन है वो लोगों का बहुत कम होता जा रहा है। यस। उनको पता नहीं होता कि वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, और वो इस तरह का मैकेनिज्म बन गया होता है कि वो फौरी तौर पे फिर मोबाइल पे निकल जाते हैं या फौरी तौर पे फिर लैपटॉप पे जो भी वो कर रहे होते हैं, और कुछ पढ़ रहे होते हैं और फिर फौरी तौर पे सोच कहीं और चली जाती है, फिर दोबारा उनको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने लगी है। अटेंशन स्पैन जो है ना उनका वो बहुत कम हो गया है। इसी तरह जो लोगों की सोशल लाइफ है वो भी ख़राब हो रही है। लोग इंटरेक्ट नहीं करते, अब मोबाइल में लगे रहते हैं हर वक्त। इसकी वजह से उनको डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी बीमारियां जो है ना वो बढ़ती जा रही हैं। लोगों का लाइफस्टाइल ख़राब होता जा रहा है। लोगों को जिस्मानी तौर पे फॉर एग्जांपल देखें तो मोटापा बढ़ता जा रहा है। बच्चों सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बच्चों की नशोनुमा ख़राब होती जा रही है सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। वो दूसरे बच्चों से फ़िज़िकल गेम्स की बजाय मोबाइल पे गेम्स खेलना शुरू हो गए हैं। यस। तब इसकी मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट इसकी हम दो तरह से देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर तो मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर तो शायद पेरेंटल कंट्रोल होता है, और वो अगर पेरेंट्स इस बात को समझ जाए तो वो बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं और उसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं बाकी एक्टिविटीज़ के अंदर इनको इन्वॉल्व करके। अगर बड़े ही इस चीज़ के अंदर वो खुद हैं तो फिर थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो डिजिटल डिटॉक्स, जैसा कि कुछ मोबाइल के अंदर भी अगर हम देखें तो वो आप हमें मॉनिटर करना है सबसे पहले अपनी हमारी स्क्रीन टाइम है क्या। यस। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम कितना इस्तेमाल करने हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल 24 घंटों के अंदर अगर हम देखें और जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल के अंदर वो सेव हो रहा होता है कि हम कितना यूज़ कर रहे हैं। शायद स्क्रीन टाइम, यस। अगर हमें लग रहा होगा फॉर एग्जांपल मैं शायद 1 घंटा या 2 घंटे इस्तेमाल करता हूँ या 3 या 4 घंटे इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे तो हो सकता है 10, 11, 12 घंटे आपका मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छा फीचर है मोबाइल्स के अंदर कि वो आपका सारी रिकॉर्ड कर रहा होता है। आप वहाँ से रिकॉर्ड करना शुरू करें और अपना एक टारगेट सेट करें कि मैंने इस टारगेट पे आना है। वहाँ पे आप डिफरेंट ऐप्स के ऊपर आप टाइमर सेट कर सकते हैं कि मैंने इस ऐप को जो है ना ये अब एनालाइज कर सकते हैं बाद में कि मैं रोज़ाना इस टाइम ऐप पे इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो मैंने इतना करना है, इसके बाद ये ऐप बंद होने जानी चाहिए। तो ये सारे बहुत अच्छे फीचर्स हैं। इसके अलावा आप जो है ना वो DND का एक मोड होता है, डू नॉट डिस्टर्ब, उसके ज़रिए नोटिफिकेशंस वगैरह बंद कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लिए एक रूल बना सकते हैं कि आपने सोने के टाइम जब जो है ना वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। जब आप बेड के ऊपर लेटते हैं तो मोबाइल वहाँ पे अपने साथ नहीं लेकर जाना। इस तरह घर के अंदर आप कुछ कर सकते हैं, जैसा कि कोई ख़ास एरिया मोबाइल फ्री बना सकते हैं। डाइनिंग टेबल के ऊपर आप ये रूल बना सकते हैं कोई भी अपना मोबाइल नहीं लेकर आएगा। खाते हुए आपने बस खाना ही है या बात कर लिए जो आपके साथ हैं, लेकिन फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल। इसी तरह आप कोई एक दिन जो है वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी फ्री भी रख सकते हैं, जैसे कि संडे का दिन या कोई भी, उस दिन आपने बिल्कुल सारा दिन ही इस्तेमाल नहीं करना। तो आप देखेंगे कि जब आप ये चीज़ें करना शुरू होंगे तो आपका जो ज़हनी सेहत है वो भी बेहतर होने लग जाएगी, आपकी जिस्मानी सेहत भी बेहतर होने लग जाएगी, और जो चेंजेस आ चुकी हैं उनको रिवर्स करने में भी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। तो ये थी बातें सारी रिगार्डिंग स्क्रीन एडिक्शन। इसमें मैं ऐड इतना ही करूँगा कि एक तो हो गया कि कितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर सेकंड कि आप क्या देख क्या रहे हैं, कंटेंट क्या है। इट आल्सो मैटर्स अ लॉट, कि जिस तरह हमने पहले वाले क्लिप में डिस्कस किया कि जो हमारा इन्वायरमेंट है इट मैटर्स अ लॉट। तो वही वाला जो कंटेंट है कि अगर हम क्या देख रहे हैं इट मैटर्स अ लॉट। कि अगर हम कोई अच्छी बातें सुन रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा जो इफ़ेक्ट लेके आएंगी। अगर कुछ हम इस तरह का कंटेंट देख रहे हैं जिसके अंदर एंग्जाइटी डेवलपिंग है, जो एडिक्टिव पोटेंशियल रखता है, तो हमें उससे फिर कोई ख़राबी ही आगे मिलेगी। तो उम्मीद है कि सब ने ये आज का शो एंजॉय किया होगा। कोई ना कोई अगर आपका सवाल फिर भी रह जाए तो ज़रूर हमसे पूछें इन आर कमेंट सेक्शन लाइव यूट्यूब एंड जो फेसबुक है हमारा ब्रॉडकास्ट चलता है, एंड उस पर आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन, अपनी इनपुट दे सकते हैं ताकि हम उसको भी अपने शो का पार्ट बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी फ्रॉम द सेम स्टूडियो, एंड अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।